तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर है रामनगरी से। जी हां, अयोध्या इन दिनों सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का भी सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर जहां विपक्ष खासकर की समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या की धरती की से ही विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। और इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, देखिए आप। रामनगरी अयोध्या इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, यूपी सरकार पर हमलावर है। सपा के इन हमलों का काउंटर किया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती है, इसलिए मंदिर में भी किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म में जाकर के किसी प्रकार से किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। योगी जी का जो बयान आया है वो बयान बिल्कुल सार गर्भित बयान है। और पूर्व की सरकारें जितनी भी रही हैं उन सभी सरकारों की मंशा जो है बस यही रही है कि जितने भाईचारा दिखाए जाए वो सनातन धर्मावलंबी दिखाएं, सनातन धर्मावलंबी के मठ मंदिरों में दिखाया जाए, सनातन धर्मावलंबी के जो तमाम जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पे दिखाया जाए, बाद बाकी और कहीं नहीं। पूरे देश के अंदर, मात्र अयोध्या की बात नहीं, पूरे देश के अंदर ये सारी चीजें की गई थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हम लोग उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। यही समाजवादी सरकार है और इसी समाजवादी सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर आते हैं और अयोध्या में आकर के अयोध्या के और सनातन को ठेस पहचाने का कार्य करते हैं। इन्होंने यहीं ताराजी रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सनातन के लोग इतने निकम्मे होते हैं, कहीं भी पत्थर रंग करके धर दीजिए और उसको भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों की क्या हैसियत है? क्या मजाल कि ये लोग राम के ऊपर बोलेंगे? सीएम योगी के बयान पर सियासत भी सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आस्था के नाम पर झूठ बोलकर चंदा चोरी करते हैं। वहीं आरजेडी ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने क्या हनुमान जी और राम जी का पेटेंट करवा लिया है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। ये हनुमान जी को क्या जानते हैं? हनुमान जी का मर्म भी जानते हैं योगी जी। इनके पार्टी के नेता हनुमान जी बना कर करके अपना काफिला के आगे नचवाते हैं। ये पेटेंट करा लिए हैं क्या? ईद तय करेंगे कि हनुमान जी किनके हैं, राम जी किनके हैं, कौन धर्मावलंबी है, कौन धर्मावलंबी नहीं है। जिसका धार्मिक आचरण अपने ही नीचे गिरा हुआ वो क्या दूसरे को देगा, उपदेश देगा जी? विपक्ष ने इस बयान पर निशाना साधा तो पलटवार बीजेपी ने भी किया।
यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे बढ़ाने का काम किया है। और उस विरासत में और उस आस्था में हनुमान चालीसा का जो महत्व है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। 2017 से पहले का कार्यकाल याद दिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर काउंटर हमले कर रहे हैं, जबकि सपा विधानसभा चुनाव तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बद्रीनाथ से है, जहां चढ़ावे में कथित हेराफेरी मामले में जांच तेज हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के 4 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। आपको बता दें, ये मामला तब सामने आया था जब भैरव सेना ने बीकेटीसी के एक कर्मचारी पर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, और जो है मामले में गंभीरता को देखते हुए सरकार ने भी उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था, जो कि पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं इस मामले में अब तक बीकेटीसी के अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नोटियाल को निलंबित भी किया जा चुका है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर भी मंदिर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। पूरी प्रक्रियाएं जो है वो की जा रही हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब भारतवर्ष में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर अब चंदा घोटाले के जिस तरीके से मामले उजागर हो रहे हैं, देखिए ये हमारी आस्था को तो आहत करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा इस बात का है कि जैसे अयोध्या में हमने तस्वीरें देखी, अब वही तस्वीरें हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और जिसके बाद देखिए महाकाल मंदिर को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं अब भक्तों की जो आस्था है उसको आहत पहुंचा रही है। बिल्कुल निकिता, भक्तों की आस्था पे तो आहत हो ही रहा है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं। निकिता, अब बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो गई है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर लाल किले को निशाना बनाने की धमकी दी है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि कॉल मिलते ही मुंबई पुलिस और देखिए जो सूचना है वो पूरे तरीके से प्रसारित की गई और जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई और इसके बाद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी लाल किले के आसपास के इलाके को सघन जांच अभियान पूरे तरीके से वहां शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आपको याद भी होगा प्रज्ञा कि बीते इन दिनों में कई ऐसी धमकियां ईमेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू जो है वो आई है और अब एक बार फिर से लाल किले को लेकर बम से उड़ाने की धमकी भरा एक कॉल जो है वो पुलिस के पास पहुंचता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में कई स्कूल थे जहां पे बम की धमकी मिली थी और उसके बाद से लगातार इस तरह की धमकियां जो मिलने लगी हैं। अब लाल किले से भी ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, जहां पे बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली हुई है। तो प्रज्ञा, आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुना दी है। बिल्कुल निकिता, कोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए अभिनेता पर भारी जुर्माना भी लगाया है। इसके दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये पर भी सवाल उठाए और इसे संदिग्ध बताते हुए संबंधित अधिकारियों को वापस जेल भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। निकिता, इस पे दिखा देते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चेक बाउंस केस में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 महीने की जेल की सजा उन्हें सुनाई है। इस केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एक्टर पर भारी जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के व्यवहार को संदिग्ध बताया और संबंधित अधिकारियों से उन्हें वापस जेल भेजने को कहा। Basically, as far as the pronouncement was concerned,
order was very clear. The Honorable Court has upheld the order passed by the Honorable Session Court. But at the same time, the Honorable Court also stated that the amount that we had paid and given to the complainant in this High Court, it may be adjusted. It will be adjusted towards the fine of the Radha Rajpal Yadav and Rajpal Yadav board. हाई कोर्ट ने राजपाल यादव पर हर मामले में 1,05,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह 7 मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है। अदालत के आदेश के मुताबिक हर मामले में 1,04,75,000 शिकायतकर्ता को और 25,000 स्टेट को दिए जाएंगे। इन 7 केसों में टोटल 1,05,00,000 रुपए हर केस में उनको फाइन चढ़ा है। राजपाल यादव के साथ उनकी पत्नी जो है मिसेस राधा राजपाल यादव, उनको भी सजा हुई है। उनको फाइन के तौर पे हर केस में 7 केस में 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। अगर राजपाल यादव जी ये फाइन जमा नहीं कराते तो 3 महीने की सजा काटने के बाद इन डिफॉल्ट उनको 6 महीने की और सजा की गई है। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में लीनियंसी के लिए रिक्वेस्ट किया। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि प्रोबेशन उसी आदमी को मिल सकती है जिसका कंडक्ट अच्छा हो। कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्व किया ऑर्डर में कि रिपीटेडली इनको इंडल्जेंस दी कोर्ट ने। इसके बीच में ये जेल गए थे, जेल जाने के बाद इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में बाहर वापसी लाया गया। लेकिन जिस दिन फाइनल हियरिंग थी, फाइनल हियरिंग के दिन मिस्टर राजपाल यादव ने कोर्ट के आगे ये कह दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे 5 बार जेल भेज दें। और ये बात सुन के कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर रिलीज करने की, वो भी डिक्लाइन कर दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर क्या था जिसने राजपाल यादव जैसे एक्टर को जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और इसके बाद राजपाल यादव तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाए। कंपनी को लौटाए गए चेक बाउंस बताए गए और इसी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को जायज माना, जिसके बाद एक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजपाल यादव इसी साल 5 फरवरी को इस मामले में तिहाड़ जेल गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी को 1.5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी थी। चलिए प्रज्ञा, अब आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ धाम पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनती है और इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तो वहीं देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है। बिल्कुल निकिता, लेकिन इस उत्सव शुरू होने से पहले ही इसे लेकर एक बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। विवाद इस्कॉन की ओर से अलग तिथियों पर स्नान यात्रा, रथ यात्रा आयोजित किए जाने को लेकर है। निकिता, बता दें कि पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा है और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और मंदिर की मान्य तिथियों से अलग आयोजन होने से श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और जगन्नाथ संस्कृति की प्राचीन परंपरा भी प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल प्रज्ञा, इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट बनी है। दिखाते हैं दर्शकों को क्या कुछ इसमें विवाद की जड़ रही। हर साल की तरह इस बार भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बस कुछ ही दिन बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इस्कॉन की तरफ से अलग तिथियों पर रथ यात्रा और स्नान यात्रा निकालने को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने इस्कॉन की तरफ से अलग तिथियों पर यात्रा निकालने पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इसमें दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे प्राचीन परंपरा खत्म हो जाएगी। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस्कॉन रथ यात्रा का आयोजन ऐसी तारीखों पर कर रहा है
जो शास्त्रोचित नहीं है और इससे भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। गजपति महाराज के लिखे गए इस पत्र का साधु संतों और कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने भी समर्थन किया है। इस्कॉन वाले वास्तव में सनातनी तो हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है उस परंपरा को विखंडित करने का यह काम कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में जो उल्लेख है कि जिस दिनांक, जिस तिथि, जिस मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ की यात्रा होनी चाहिए, उसमें यह कहीं न कहीं बेगुनता लाते हैं, उस शास्त्रीय पद्धति को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रीय पद्धति जो सनातन पद्धति है वह अक्षुण्ण है। इसलिए उन्होंने जो पत्र लिखा है वो साधुवाद का पात्र है। निश्चित तौर से पत्र लिखा है, हम उनका समर्थन करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो प्राचीन नियम हैं, जो वहाँ के कानून हैं, जो सिद्धांत हैं, उसका पालन करना चाहिए। उस पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, मैं गया हूँ। 8 बर्तन नीचे से ऊपर तक रखा जाता है मिट्टी का, और सबसे पहले ऊपर वाले में और जो है चावल दाल बनता है और तब धीरे धीरे बनता है। जगन्नाथ मंदिर की आज भी विशेषता है कि झंडा जो है वो हवा के विरुद्ध उड़ता है। तो निश्चित तौर से जगन्नाथ मंदिर तो साक्षात हमारे प्रभु हैं। और इस्कान तो निश्चित है हमारे धर्म की हानि भी कर रहा है। इस्कान में सब नहीं मानते हैं, ये सब पास भारत से सब कृष्ण के नाम पर पैसा भी देश ले जा रहा है। वहाँ अपने अपने बड़े बड़े इनके महल बन रहे हैं। तो वास्तव में कृष्ण के नाम पर पैसा इस्कान लेता है, लेकिन कृष्ण की जो इस्कान की जड़ है वो हमारे धर्म की संस्था के विरुद्ध है। देखिए, जो जगन्नाथपुरी के अंदर प्राचीन परंपरा है, निश्चित रूप से मंदिर प्रबंधन कमेटी जो है उसका रक्षा करेगी, उसका रक्षण करेगी, उसका संरक्षण करेगी। ये इस्कॉन के लोग क्या होते हैं बताने वाला कि परंपरा क्या है। इनके यहाँ परंपरा का कोई महत्व ही नहीं है। ये समय के अनुसार और सीजन के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। मंदिर प्रबंधन कमेटी जो है वो समझदार है, शिक्षित है और मंदिर के परंपराओं को जानती समझती है। देखिए, महाराज जी ने जो पत्र लिखा है वो सही लिखा है। हमारी कोई भी धार्मिक यात्रा होती है उसका एक विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार उसका मुहूर्त निकाल कर ही तभी यात्रा की जानी चाहिए। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार डेट फिक्स कर लेते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार यात्रा निकालते हैं। उनको विधि विधान से, वेद शास्त्रों से पूरा ज्ञान लेकर चलना चाहिए। हमारी तो सरकार से मांग है, जो महाराज जी ने पत्र लिखा है हम उनके पत्र का समर्थन करते हैं। और जो भी व्यक्ति हमारी धार्मिक यात्राओं में हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको सरकार को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। असल में इस्कॉन ने 21 जून को लंदन, 14 जून को न्यूयॉर्क सिटी और 5 जुलाई को सिडनी में रथ यात्रा निकाली थी। लेकिन इस साल स्नान पूर्णिमा 29 जून को थी और पुरी में रथ यात्रा 16 जुलाई को होगी। विदेशों में अलग तिथि पर रथ यात्रा निकालने को लेकर उज्जैन इस्कॉन के पंडित राघव दास ने स्थिति साफ की। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वहां का जो मौसम है, जैसे यहाँ अभी गर्मी है, बरसात है, वहां बर्फ गिर रही है। ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग माहौल होता है। तो इसलिए हमने बताया कि बाहर के देशों में और बाहर हिंदू लोग बहुत कम उसमें हैं, अल्पसंख्यक में है, तो उनको इकट्ठा करना, भगवान के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में जागृति करना, तो उसके लिए ये संभव नहीं है कि उसी तिथि पर सब दूर किया जाए। तो ये बात बता दी गई है जगन्नाथपुरी जो प्रबंधन है उसको। रथ यात्रा को लेकर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2024 और 2025 में भी पुरी के गजपति महाराजा ने इस्कॉन से अनुरोध किया था कि विदेशों में भी पुरी के पंचांग के अनुसार रथ यात्रा आयोजित की जाए। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही फ्रांसीसी टीम ने एक बार फिर अपनी ताकत का दम दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ ही फ्रांस ने विश्व फुटबॉल के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है, और जहां फ्रांस लगातार तीसरी बार भी फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दुनिया की सिर्फ एक तीसरी टीम बन गई है। और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में फ्रांस ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है।
इस जीत के साथ ही फ्रांस ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। फ्रांस लगातार 3 फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले ब्राजील और जर्मनी ये कारनामा कर चुके हैं। फ्रांस ने 2018 का विश्व कप जीता था, वहीं 2022 में फीफा विश्व कप में फ्रांस फाइनल तक पहुंचा था, जहां अर्जेंटीना के हाथों फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद फ्रांस ने 2026 के फीफा विश्व कप में भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ फ्रांस ने 8वीं बार फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर ब्राजील की बराबरी कर ली है और दोनों टीमें दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर रहने वाली जर्मनी की टीम ने 12 बार सेमीफाइनल खेला है। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। किलियन एम्बापे बतौर कप्तान अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोलों के साथ ही 3 असिस्ट भी किए हैं। इसके अलावा उस्मान डेम्बेले भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत फ्रांस इस बार विश्व कप जीतने की तो हमारी इस आज की खास पेशकश में इतना ही। हमने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष जो विदेश यात्राएं चल रही हैं उसमें क्या कुछ खास रहा, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कुशीनगर में किस तरीके से विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो बिल्कुल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।